अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज पे भाई राहुल सीमार और विषय राज्यसभा। तो राहुल भाई पहले तो आपको राम राम। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन भाई। और स्वागत है अभिमन्यु मूवीज में। जी जी, शुक्रिया जी। विषय मैंने बताया आपको राज्यसभा। जी कल वोटिंग हुई जी और बड़ा वेट करा के सुबह सुबह रिजल्ट आए जी। और रिजल्ट भी चौंकाने वाले आए। सर एक बार फिर आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पे। चौंकाने वाले तो खैर रिजल्ट नहीं थे। उम्मीद लगभग पूरा हरियाणा इसी प्रकार के रिजल्ट की लगा रहा था, लेकिन हरियाणा उम्मीद कर रहा था कि तीसरा जो कैंडिडेट आया है मैदान में सतीश नांदल के रूप में, वो कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएं, और उन्होंने किया भी है। तो यही चौंकाने वाली बात थी कि जब हम पहले हमारे इसी शो में बैठे जी और हमने राज्यसभा पे बात की तो हमने खास तौर पर दो विषयों पे बात की थी, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे भाटिया साहब, उसको तो क्लीन चिट दे दी थी कि वो तो पक्का राज्यसभा जाएंगे जी, और वो गए भी जी। अब लड़ाई तो निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं सतीश नांदल जी, जो आप बीजेपी के भी कह सको हो जी, लेकिन निर्दलीय भी कह सको हो जी, और करमबीर बोध जी जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, लड़ाई थी उन दोनों के बीच में। लेकिन जो लड़ाई हुई ना, वो क्लोज फाइट हुई, बहुत क्लोज जी। बामुश्किल ये मान लो कि आखिरी गेंद पे सिंगल रन लेना था और बड़ी मुश्किल से वो लिया गया है मरपड़ पे। हाँ, लगभग उसी प्रकार की बात है। और पवन भाई, जब हम लास्ट टाइम बैठे थे, अगर आपको याद हो, तो हमने जो चर्चा लास्ट टाइम की थी उसमें भी हमने एक डिस्कशन किया था कि सतीश नांदल जी को 9 विधायकों का समर्थन चाहिए कांग्रेस की बिल्कुल टीम से। जी, 9 नहीं, कमाल की 11 विधायकों का चाहिए था, क्योंकि उस समय हमने ये भी जोड़ा था कि शायद कि 2 आईएनएलडी के भी आएंगे, आईएनएलडी के भी दोनों वही होंगे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव को बायकॉट किया। लेकिन जो हमने 9 विधायकों की बात की थी ना, अब कमाल की बात यह है कि हमारे जो बातचीत थी ना, वो लगभग सटीक वहां बैठी है। मतलब कैसे बैठी है कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 4 विधायकों का वोट रद्द हो गया। तो ये 9 जो हमने चर्चा की थी विधायकों की, तो ये लगभग सटीक बात थी हमारी, जो पिछली हमारी चर्चा थी। और उस बातचीत में हमने ये भी कहा था कि अगर आप 37 विधायकों की लिस्ट देखो ना कांग्रेस की, तो आप टिक लगा सकते हो कि ये 9 चेहरे ऐसे होंगे जो बाहर जा सकते हैं और जो जाएंगे, जो कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार का मामला। अब यहाँ जो गेम को पलटा है ना, वो असल में पलटा है आईएनएलडी ने, अभय चौटाला ने। अब अलग अलग तरह की चर्चा चल रही है। जैसे एक चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी ने ही समर्थन किया था आईएनएलडी की 2 फाड़ करने में। जेजेपी जो अलग बनी है वो बीजेपी की बदौलत ही बनी है, वरना जेजेपी का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि अभय चौटाला ने जो है उस चीज का बदला भी ले लिया। कहीं ना कहीं जो हरियाणा की हवा में एक बात चर्चा तैरती थी ना कि आईएनएलडी यानी अभय चौटाला बीजेपी की बी टीम है, उससे भी पल्ला छुटा दिया। अब नायब सैनी जी का बयान आया, नायब सैनी जी ने कहा है कि अभय चौटाला जी है वो कांग्रेस की बी टीम है। ना मुझे एक बात समझ में नहीं आई जी, वो अभय जी किसकी बी टीम है वो तो अभय जी जाने जी, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है जी, उन्होंने एक बयान और भी दिया है। पहले जब आप जैसे और मेरे जैसों ने अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो, उनसे एक सवाल पूछा कि सर आप किसको वोटिंग करने वाले हो, सतीश नांदल को, तो उन्होंने बोला कि और मतलब उनके भाव से ये लगा कि सतीश नांदल के अलावा अगर कोई और नाम होता तो शायद अभय सिंह जी सोच लेते और उसको वोट देते। उन्होंने कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वालों को वोट नहीं दूंगा। खैर ये राजनीतिक एक बयानबाजी होती है और ऐसा हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखो ना, तो अभय चौटाला ने अपनी 2 विधायकों को मना करके कि वोटिंग में पार्टिसिपेट मत करो, ऐसा मेरा मानना है कि इस हरियाणा में एक अलग प्रकार की राजनीति का स्पेस बनाया है। जहां उन पे लांछन लगते आ रहे थे ना हर बार, कहीं बीजेपी की तरफ कहीं कांग्रेस की तरफ, अब उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि ना तो मैं बीजेपी की तरफ हूँ ना मैं कांग्रेस की तरफ हूँ। असली जो चाबी है ना, जो जेजेपी हमेशा अपने आप को कहती है कि चाबी हमारे हाथ में है, यहाँ ये नजर आया कि चाबी असल में अभय चौटाला के हाथ में है। इस चुनाव को देखते हुए मैन पावर वो है
ये नजर आया इस चुनाव को, क्योंकि अगर उनकी 2 वोट अगर सतीश नांदल को चली जाती है ना, तो सतीश नांदल बन जाते हैं, और 2 तो छोड़ो, एक ही भी एक चली जाती है, एक चली जाती है, हाँ, तो भी सतीश नांदल जो है वो राज्यसभा में पहुंच जाता अरे जैसे कई सारी वोट जो खारिज हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, है। जी अगर एक वोट और कैंसिल हो जाती तो भी सतीश नांदल जीत जाते। जी जी, ऐसा होश क्या था। क्योंकि ये चुनाव अलग होता है पवन भाई, ये मतलब ये नॉर्मल चुनाव की तरह चुनाव नहीं होता। नॉर्मली चुनाव कैसे होते हैं कि आपके पास पार्टी के सिंबल होते हैं, आपने गए और उस पर बटन दबा दिया ईवीएम पे कि इस पार्टी को मैंने वोट डालनी है। जी, राज्यसभा का चुनाव ऐसा होता है कि आपके सामने एक पर्चा रखा होता है, जो कैंडिडेटों ने अपना वो भरा हुआ है, पर्चा भरा हुआ है, जैसे उनके नाम लिखे होते बैलेट हैं, पेपर टाइप, बैलेट पेपर टाइप। लेकिन बैलेट पेपर से भी ओपन बैलेट पेपर चुनाव कहा जाता है इसे। एजेंट को दिखाना होता है। हाँ, मतलब इस पे 3 नाम लिखे, 3 कैंडिडेट थे, उनके नाम लिख दिए, उन तीनों के नाम के आगे आपको 1 2 3 लिखना है कि मेरी पहली वोट इसको जाएगी, मेरी पहली वो जो है प्रेफरेंस ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, अगर 3 कैंडिडेट हैं तो 1 2 3 आपको लिखना होता है। और बाकायदा उस पेन से जो इलेक्शन कमीशन का जो बंदा वहां पे आया खुद हुआ के है, पेन से भी वो लिख नहीं सकते, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी, दूसरा, आपकी पार्टी का जो एजेंट है, उस एजेंट को आपको पर्चा दिखाना पड़ेगा कि देखो मैंने ये 1 2 3 प्रेफरेंस लिखी है। मतलब अगर कांग्रेस के विधायक वोट डाल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट बने हैं उस समय उस चुनाव को हैंडल करने वाले, उनको दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही बीजेपी वालों को करना पड़ेगा, बस निर्दलीय को किसी को वो पर्चा नहीं दिखाना पड़ता। और जहां कैंसलेशन की बात आती है छोटी छोटी चीजों पर, जैसे अगर उस पर्चे को फोल्ड करके आपने बैलेट बॉक्स में नहीं डाला तो उसके ऊपर भी वो कैंसिल हो जाती है। और इस चुनाव में ये फोल्ड इशू आया भी है। ऐसे ये इस प्रकार के इशू के कारण ही जो है कैंसलेशन हुई है। अब कमाल की बात यह है कि जब एजेंट को ये वोट दिखाई जाती है, अब कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जो उस समय वहां मौजूद थे जब वोटिंग हो रही थी, उसको दिखा के वोटिंग हुई है, उनको पता है एग्जैक्टली कि किसने क्रॉस वोट की है। तो वो नाम क्यों नहीं बता पा रहे सर यही तो राजनीति है, यही तो राजनीतिक खेल उन्होंने है। आपने अब ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आम तौर पर आम लोगों को ये चर्चा पता ही नहीं होती कि नाम दिखाए भी जाते हैं जो पार्टी के एजेंट होते हैं। अब ये तो चलो हमने डिस्कशन कर लिया, तो अब लोगों तक और पहुंच जाएगा कि नाम दिखाए जाते हैं, वरना पता ही नहीं होता कि नाम भी दिखाए देखिए जाते हैं। जागरूकता तो आएगी, अवेयरनेस बढ़ेगी इन द फ्यूचर। जब भी कोई राज्यसभा चुनाव होगा तो लोगों को इस बात का पता रहेगा कि भाई कोई पार्टी का खास शख्स एजेंट होता है जी। और उस एजेंट ने टोटल पता होता है किसने किसको वोट किया। ओपन बैलेट चुनाव है ना, मतलब साफ साफ पता होता है। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान लेटेस्ट आया है जी कि ये कांग्रेस की ताकत जो है हमने बीजेपी को दिखा दी है और हम जीते हैं अपने दम पे। लेकिन फिर सामने से सवाल किया गया कि जिन्होंने वोट क्रॉस वोट किया तो उन्होंने उनको गद्दार की संज्ञा दी कि गद्दारों की पीढ़ियां भी भुगतेंगी, पब्लिक उनको देख लेगी, उनका भविष्य सही नहीं होगा। इस पे क्या कहोगे? पहली बात तो जो गद्दार है जिनको कह रहे हैं, वो 9 विधायकों का जिनका नाम है, जिनकी 4 वोट रद्द हुई है, क्योंकि रद्द होती नहीं है, रद्द करवाई जाती है ना, तो वो खुद ही विधायक जो है इस प्रकार के वो लेते हैं। 5 जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, ये 9 जो विधायकों का दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिक्र किया कि गद्दार हैं और गद्दारों की पीढ़ियां जो है वो भुगतेंगी। अब यहाँ बात ये है पवन भाई कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन लोगों के नाम जारी करेंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि लोग कैसे यकीन करें फिर। उन्होंने कहा पब्लिक जानती है, अब पब्लिक कैसे जानती है वो मुझे नहीं पता। ये आप लगभग उसी प्रकार की बातचीत कर रहे हो। एक बार ये सन 97-98 के आसपास लोकसभा चुनाव की बात थी और भजनलाल जी जो हैं बंसी लाल जी जो हैं उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे और भिवानी में कैंडिडेट को करना था, हरवाना था, और उनको समर्थन मन ही मन वो समर्थन नहीं देना चाहते थे, लेकिन दूसरे कैंडिडेट को हरवाने के चक्कर में समर्थन उनको अजय चौटाला को दिया। और कैसे दिया समर्थन? हाँ, बड़े चश्मा उतार के यूं खड़ा कर दिया, भाई समझ गए ना कि वोट करनी है। हाँ, एलडी का निशान चश्मे का था। तो ये इशारों की बात है, ये जनता में मैसेज फैल गया। अब पॉलिटिकल जो बातचीत होती है ना, जब आप कहते हो कि भाई गद्दारों को भुगतना पड़ेगा, या तो आप नाम जाहिर करो उन लोगों के, साफ साफ बताओ। ऐसे तो एक सिरसा से विधायक हैं सेठिया जी, उन्होंने तो ये भी कहा, उनका बयान आया कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और जो मेरी अंतरात्मा ने कहा मैंने वहाँ वोट किया। कुछ दिन पहले नायब सैनी जी से वो मिले थे, 3-4 दिन
पहले वो मिले थे नायब कुलदीप सैनी वत्स जी। की वहाँ एक शादी में वो भी तो थे। जी तो उनका तो बयान आया ना अंतरात्मा वाला, अब लोग उस बयान के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि अंतरात्मा की कीमत कितनी थी। लोग तो ऐसा भी पूछ रहे हैं उस चीज को लेके, लेकिन बात वो नहीं है सर। बात ये है कि या तो नाम जाहिर करो, या तो बताओ आप जनता को कि ये लोग गद्दार थे, और भुगतना क्या भुगतना पड़ेगा तो जनता अपने आप देख लेगी फिर उन सब लोगों को। भुगतना तो वोट डालना ना डालना है सर, उसकी सपोर्ट करना ना करना जी। है, और जनता क्या भुगतेगी उनको, और जनता उनको क्या सजा देगी या कौन क्या सजा अब देगी। वही इलेक्शन में आगे आने वाले इलेक्शन में हरवाएंगे, वोटिंग नहीं होगी लेकिन उनके इस पे खिलाफ। मुझे एक बात और, इसी के क्रॉस एक क्वेश्चन और दागा गया कि पार्टी हाईकमान इन पे क्या एक्शन लेने वाला है। राहुल भाई, आपको आपकी दूरदृष्टि से क्या लग रहा है कि इस पे क्या एक्शन होने वाला है पार्टी हाईकमान से? अब ये नाम जो है ये पब्लिकली तो मेरे को लगता नहीं कि अवेलेबल किए जाएंगे, पर अब वो जो एजेंट जो थे अब उनको कयास तो पता लगाए ही जा है रहे हैं, कयास कि 9 लगाए जा लोग रहे हैं। कौन है जी, उनको तो पता ही है 9 लोग कौन है। और इसके उसमें ये मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन होगा, इंटरनल एक्शन, जिससे लोगों को ये ना पता लगे कि पार्टी में ये लोग थे जिन्होंने फूट की। लेकिन अगर वो पदों पर हैं तो उनके पदों को वो कर दिया जाएगा, और आगे इन फ्यूचर इलेक्शन में भी इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, टिकट वगैरह ना देके। हाँ इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बात वहां तक भी नहीं है, बात ये है कि किस गुट के लोग हैं, कैसे लोग हैं, इस पे भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर ये लोग वही हैं जिनको हुड्डा गुटका कहा जाता है, तो अभी दबदबा अभी भी है हुड्डा गुटका हरियाणा में, तो गद्दार कैसे कैसे कहें? तो उनके नाम उजागर नहीं होंगे जहां तक गद्दार मुझे कैसे कैसे लगता है। कहें अगर उन्हीं के गुट के? ये बयानबाजी करनी है, बयानबाजी तो आप कैसे ही कर सकते हो, बयानबाजी तो आप किसी भी पक्ष में कर सकते हो, कैसे ही बयान दे सकते हो, है ना। तो ये बयानों का खेल चल रहा है अभी। ये असली बात, हकीकत बात तो पर्दे के सामने जब आएगी, जब नाम जाहिर हो। लास्ट टाइम हम जब बैठे तो हमने एक चर्चा करी थी जी कि कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस, जी आपको याद है? जी तो सेम सिचुएशन है यार। सेम सिचुएशन वो दिख गई है राज्यसभा के चुनाव में। और बल्कि लास्ट टाइम जो हमने जिन आंकड़ों पर बात की, जिन 9 सीटों पर बात की, वो 9 चीजें भी दिखी। लास्ट टाइम हमने चर्चा में एक बात और इंक्लूड की थी कि एक धड़ा ऐसा है कांग्रेस में जिनके पास 5 विधायक हैं, क्रॉस वोटिंग भी 5 ही हुई हैं। तो वो भी चर्चा हमने लास्ट टाइम की थी बैठ के। तो कहीं ना कहीं जो बातचीत हमने की है ना कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की, नजर आती है। और ये सिर्फ यहाँ नजर नहीं आती, कौन भाई, आप बिहार में देखो राज्यसभा चुनाव में, आप उड़ीसा में देखो, हर जगह कांग्रेस के विधायक ही क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। चलो मैं अब एक वेट करवाने लग रहा हूँ आपसे, एक वजन करवाने लग रहा हूँ। ये जो पलड़ा है ये बीजेपी का है, इसका वजन है 10 आपकी उसमें, ये पलड़ा है कांग्रेस का है, कितना वजन है इसका इसके सामने? नहीं खैर, मैं तो इसकी समीक्षा जो है अमूमन कुछ तो अनुमान आप लगा पाओ। बीजेपी के सामने अगर आप ताकत के रूप में देखो, एकजुटता के रूप में देखो ना, तो मुझे 1-2 भी पॉइंट देने में वो होता है कि भाई 1-2 भी पॉइंट दूं, बिल्कुल नीचे। आप वोटिंग देखो ना, बीजेपी का पैटर्न देखो। एक रद्द हुई है वोट, अब हो सकता है वो वैसे ही हुई है, धोखे से हुई है, जो भी हुई। 48 में से 47 लोगों ने एक ही जगह वोट किया, एक मत होकर वोट किया। उस जो रद्द हुई है वो भी ऐसी ही हुई होगी, एक ही जगह हुई होगी, लेकिन वो भी एक मत ही एक जगह वोट की। ऊपर से 3 निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने भी एक जगह वोट किया। 51 वोट बीजेपी की एक जगह पड़ी है। अब ये एकजुटता बीजेपी की देखो। अब आप इसको इंटर पार्टी तानाशाही बोलो, आप इसको ये बोलो कि पार्टी एकजुट है वो बोलो, या कुछ भी बोलो, लेकिन कांग्रेस में आप इसको, कांग्रेस वाले लोग जो बताते हैं ना, वो कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है। इसको बोला जाता है डेमोक्रेसी, कि आपको आवाज उठाने की आपके अंदर जो है वो है कि आप आवाज उठा सकते हो। पार्टी के 2 धड़े भी बने हैं पहले, अलग अलग कांग्रेस बनी है, तिवारी रेड्डी कांग्रेस, बार बार अलग अलग ये फैली है, टूटी है, फिर बाद में जुड़ी है। ये लगातार होता रहा है ऐसा कांग्रेस के साथ। ये अच्छी चीज भी है, लेकिन राज्यसभा की जब बात हो ना, मतलब राज्यसभा जैसे चुनाव हो, या जब पावर दिखाने की एक बात साथ, हाँ जहाँ पावर दिखाने की बात होगी, एक साथ मिलके वोट करनी है, वहां ये नेगेटिव पक्ष। करमवीर बोध जियों का आपने फेस देखा? हाँ, एक फोटो मैंने देखी है, उस फोटो में वो नजर भी आ रहा है कि साइड में दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं, मुंह बनाया हुआ थोड़ा सा, हुड्डा खड़े हैं। हाँ, उस फोटो में भी उनका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। उनको लगा है यार, उनकी उम्मीद ज्यादा थी, तलवार की धार पे चल रहे थे वो। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आदमी जो नहीं होता ना, उसकी उम्मीद बढ़ जाती है।
उसकी उम्मीद ऐसे बढ़ती है कि आप जिन भी पॉलिटिकल चेहरों को अपने आसपास देखते हो, अपने क्षेत्रों में देखते हो ना, वो ये नजर आता है कि यार ये तो सुपर हीरो है, अब भूपेंद्र लोग हुड्डा का बहुत क्या प्यार होगा? करते हैं। क्या क्या बोला भूपेंद्र? अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाँ, क्या होगा? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन 9 लोगों के जो जिन्होंने इनको गद्दार बोल रहे हैं ना, उनका क्या होगा, नहीं, उनका उनके तो साथ क्या कार्रवाई होगी? उनका तो सब कुछ देखने वाले मतलब हुड्डा ही है। लेकिन ये एक दाग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दामन पर भी है, क्योंकि सीएलपी लीडर हैं। अब सीएलपी लीडर आप हो और आप अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट नहीं कर पा रहे, लीडर होने के बावजूद भी, तो ये एक दाग उनके दामन पर भी लगा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के बाद में जी। आपके हाथ में वो पावर नहीं है, जी, वो मैनेजमेंट नहीं है, तो भविष्य में आप आगे फ्यूचर में चुनाव लड़ कैसे पाओगे? एकजुटता के बगैर तो सेम यही बात होनी है जैसे अब हुई, उससे पहले हुई, उससे पहले हुई। ओके, सतीश नांदल के ऊपर क्या विचार है? उनके हाथ हार 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 और लगातार हार। यहाँ एक बड़ा चांस था, मतलब ये वो सेमीफाइनल खेल रहे थे, शायद इसके बाद उनको फाइनल में जगह मिल जाए और वो अच्छा परफॉर्म दें और वो जीत जाएं, लेकिन अब सेमीफाइनल में भी वो मतलब वो लास्ट बॉल पे हार गए। सतीश नांदल जी है ना, वैसे तो ये अगर आप हुड्डा और वसी सतीश नांदल देखो तो चौथी हार है उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। 3 बार तो वो एमएलए का चुनाव हार चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, चौथी बार अब ये राज्यसभा की बारी थी। उनका बेटा भी तो मेयर का चुनाव आ रहा है जी, नहीं खैर वो डायरेक्ट टक्कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं थी, मतलब हार का जिक्र है। हाँ, हार हार सिर्फ हार उनकी पर्सनल अगर आप माने तो ये चौथी हार उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने हुई है, जहां डायरेक्ट उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो थी, और उन्होंने टारगेट के रूप में, मतलब एज ए टारगेट की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही लड़ना है, क्योंकि वो बहुत बड़े चेहरे हैं और उसी से लड़ते लड़ते, उसी चीज पे चलते चलते वो चेहरे भी बन चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरे बन चुके हैं अब की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विपक्ष का जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है काफी अच्छा चेहरा है। और ये चौथी हार, मेरे को लगता नहीं है ऐसा कि वो बिजनेसमैन आदमी है, अच्छा आदमी है, और मेरे को लगता नहीं ये हारें जो है ना उनको डिमोटिवेट करेंगी, वो अगली बार मैदान में फिर आएंगे, क्योंकि कल किसी नए तरीके से आएंगे। कल मकड़ोली टोल जो है ना जी, वो तैयार खड़ा था जी, कि सतीश नांदल जी विजय होके जब रोहतक आएंगे तो उनका बड़े लेवल पे स्वागत किया जाएगा, लेकिन वो जगह जो है वो सुन्नी की सुन्नी रहेगी। ये बड़ी तो ऊंचे लेवल पर तैयारियां थी और उनको पक्का मतलब कंफर्म थे, वो इतना उनको अंदर आत्मविश्वास था कि वो राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे। ये तो खैर पॉलिटिकल चीजों में होता है पवन भाई, ये तो हमने 2014 में जब विधानसभा के चुनाव होते वहां पे भी देखा था कि जो डी पार्क क्षेत्र था, उस डी पार्क क्षेत्र पे सुबह जबरदस्त भीड़ थी, दोपहर होते होते वहां पे चुनिंदा लोग, मेरे हिसाब से कुछ चाय पानी पिलाने वाले लोग जो हैं वही नजर आ रहे थे बस, कि उसके बाद वो सारा मामला वहाँ खाली हो गया था। तो ऐसा होता है अमूमन, ये छोटे और बड़े चुनाव में आप देखो विधानसभा के एक्टिव कार्यकर्ता जो है मुश्किल से 1 लाख 1 बार होते हैं पूरे स्टेट में, और वो 1 लाख 1 बार में से 70-80% कार्यकर्ता शिफ्ट करते रहते हैं पार्टियों में, जिस पार्टी का रुझान दिखे वहाँ वो शिफ्ट कर गए, वहीं आपको उनके फंक्शनों में और मेलों में मिलेंगे। उन्हीं पार्टियों के पहले ऑर्डर लग जाते हैं, ढोल वाले बुक हो जाते हैं, बैंड बैंड ये सब कुछ हो जाता है, ये क्योंकि उम्मीद होती है ना कि ऐसा होगा। अब यहाँ भी उम्मीद थी, अब होना भी था लगभग वो तय। अब वो अभय चौटाला वाली जो मैंने आपको शुरुआत में बात की कि अभय चौटाला वो चीज ऐसे कर देते, तो ये जिस तरीके से चुनाव बॉयकॉट किया इन्होंने जी, मतलब क्या लग रहा है कि अब वो तीसरा चेहरा कितना स्ट्रोंग होके सामने आएगा इन दोनों बड़ी ताकतों के सामने? ये आ भी सकता है। और ये जो मैंने आपको जो सेठिया विधायक हैं उन वाली जो मैंने बात बताई, जो उनके पोस्ट के नीचे जो कमेंट आ रहे थे ना कि भाई आपकी अंतरात्मा की कीमत क्या थी, तो ये उस प्रकार की बात भी हो सकती है। ये दोनों बड़ी अलग अलग और अलग अलग पहलू की बात है। एक मेरे मित्र हैं, वो मित्र जो हैं वो काफ़ी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इस देश के, उनके खिलाफ काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उनकी टीम लगातार उनको हर महीने में 10 दिन में एक बार मेल भेजती रहती है। वो मेल ये भेजती है कि अगर आप 10 वीडियो इनके खिलाफ बना रहे हो ना, आप 10 मत बनाओ, आप 5 बनाओ, आप 5 वीडियो कम बनाने की हम आपको पैसे देंगे, मतलब हमारी बुराई मत करो, उसके भी पैसे लो, उसके भी पैसे हम आपको देंगे। हाँ, तो हम ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए अच्छा बोलो जी, हमारे लिए बुरा कम बोलो, उसके भी पैसे लो, उसके भी पैसे हम लोग आपको देंगे। तो
कभी कभी ऐसा भी होता है, और ये पूरा राजनीतिक खेल है कि आपको बोलने के भी पैसे दिए जाते हैं और आपको चुप रहने के भी पैसे अब दिए जाते कर्मवीर बोध पे मैं जिक्र करूंगा। जैसे जी। मान ले हम संजय भाटिया जी को मुबारकबाद देंगे, कांग्रेचुलेसन सर, क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं और जी। पूर्ण बहुमत बड़े जोर शोर से जा रहे हैं। हैं जी कर्मवीर बोध भी जा रहे हैं। जी फ्यूचर क्या रहेगा उनका, क्योंकि वो इतने पॉलिटिकल नहीं है जैसे आपने ये बताया, वो जी। दिख भी रहे हैं। जी। अब क्या मतलब वो कर पाएंगे कुछ? ये वो बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, ये हमने पिछली बार भी बात की थी इस चीज़ की, है ना। सचिवालय में काफ़ी लंबा उनका एक्सपीरियंस भी रहा है। और एक आप राहुल गांधी की एक खास चीज़ देखो ना, राहुल गांधी ने पॉलिटिकल जो शिफ्ट किया है 2024 के बाद, खासकर जो दिख रहा है ऑन ग्राउंड दिख रहा है, अब वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं बहुजन वर्ग को। राहुल गांधी का मेन जो टारगेट है वो SC ST और OBC, ये एक पूरा बड़ा जो धड़ा है ना, टारगेट बन चुका है। और ये आप 2 दिन पहले एक बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसको आपको नजर आता है, उन्होंने कहा है कि मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। अब ये डिमांड रखना ही बहुजन वोट है, जो SC वर्ग के वोट हैं, उन सबको अट्रैक्ट करता है। तो अब जो कर्मवीर बोध हैं, ये भी SC कैटेगरी से आते हैं, और यही जो चीज़ है, ये राहुल गांधी का एक अगला जो कदम वो दिखा रही है कि अब जो इलेक्शन प्लानिंग करनी है ना, वो इसी तरीके से करनी है कि SC और ST की वोटों को जो है हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर स्टेट में जो है अट्रैक्ट किया जाए। और अगर कर्मवीर बोध उन चीज़ों को उठा पाएंगे राज्यसभा में जाकर, उन चीज़ों के बारे में बोल पाएंगे कि इन शोषित वर्गों के साथ क्या क्या ऐसी समस्याएं रही हैं और क्या क्या प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी है, उन सारी चीज़ों को अगर वो उठा पाएंगे, तो आप देखोगे कि एक अलग प्रकार के कैंडिडेट अपने 6 साल में उनको प्रॉपर पॉलिटिशियन के रूप में वो निकल के आएंगे राज्यसभा। कुमारी शैलजा जी जो हैं, वो भी इसे अपना कंपटीशन ही समझ रही होंगी कि भाई कोई तो सामने से खड़ा होकर हरियाणा में बोलने वाला होगा, तो शायद वो जो महत्व अब तक कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी में दिया जा रहा था, कुछ फर्क कुछ नजर आएगा इससे। ये इस चीज़ का आकलन करना तो मेरे हिसाब से अभी बहुत जल्दी होगा इन चीज़ों को लेके कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूरी है पवन भाई, ये बात ऐसा अमूमन होता है कि कोई भी एक ही बिरादरी का, एक ही जाति का या एक ही वर्ग का नेता सामने आके खड़ा हो जाए या उसी लेवल पे, उसी स्टेटस पे बन जाए, तो आपको ये महसूस होता है कि कहीं ये मुझे ओवरटेक ना कर ले, कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। और ये आपको हरियाणा की राजनीति में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर जाटों के बारे में तो बहुत फेमस ये चीज़ है कि जाटड़ा और काटड़ा अपना नहीं मारा करे। तो इस प्रकार की जो बात है, और वो राजनीति में भी देखने को मिलती है, आपको लगातार देखने को मिलती है कि जैसे ही एक जाट बाहरी कैंडिडेट के सामने कोई दूसरा जाट कैंडिडेट आगे खड़ा हुआ, वहीं पे आपको प्रतिस्पर्धा ऐसी नजर आएगी कि इसको आगे नहीं निकलने देना, खुद की पार्टी का हो, खुद का मित्र हो चाहे। और ये 36 का आंकड़ा आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच में भी आप देख सकते हो, डूमर खान जी के बीच में, और जो कि अच्छे मित्र हैं, मित्र मामा के लड़के हैं, आप देख बीरेंद्र सिंह जी के, तो वहां आप देख सकते हो। और उन्हीं की बदौलत 1991 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो उस समय यहाँ के अध्यक्ष थे कांग्रेस के हरियाणा के, तो उन्हीं की बदौलत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिली थी। लेकिन राजनीति का काम ही, राजनीतिक लोगों का काम ही कुंडे लाइन लगाना होता है कि भाई मैं दूसरा आगे कैसे मेरे से निकल जाए। तो ये ऐसे एग्जाम्पल जो है वो लगातार आपको देखने को मिलते रहते हैं। और इस चीज में जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी उनकी एंट्री हुई है, ठीक, अभी तो वो एज अ मेंबर, उनको भी कांग्रेचुलेशन है। और हम उम्मीद करते हैं वो अच्छा काम करेंगे और सिस्टम से चलेंगे। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने सोचा है और जिस हिसाब से लोगों की उम्मीद है उनसे, खासकर जो हरियाणा में एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो बहुजन वर्ग है ना, उस वर्ग की अगर वो आवाज उठाएं लगातार जाके राज्यसभा में, तो हरियाणा में एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा अगले 6 साल के अंदर, बल्कि 1-2 साल में आपको नजर आएगा राज्यसभा से। तो वो चीजें सर, आज एक बार फिर आप इस चर्चा में अभिमन्यु मूवीज पे एज ए गेस्ट आए जी, उसके लिए राहुल भाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और इन द फ्यूचर मैं उम्मीद करूँगा कि जब भी हम किसी विषय पे चर्चा करने के मूड में होंगे तो राहुल सीमार अभिमन्यु मूवीज़ के इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे जी, और हम आपस में बैठ के विषयों पे अपनी अपनी बातें रखेंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, बातचीत के लिए, बुलाने के लिए। और इस प्रकार की जो चर्चाएँ हैं जो
काफी लोगों को सीखने को भी उन चर्चाओं से मिले और काफी समझ में आए कि इलेक्शन कैसे, जैसे शायद इस चर्चा से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया होगा कि राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है, वो प्रोसेस क्या है, बैलेट, ओपन बैलेट क्या होता है। जी जी। तो एक उस प्रकार की चीज, या राजनीतिक तौर पे कैसे सेटिंग बाजियां होती हैं और कैसे चीजें सिस्टम चलता है। कुछ चीजें तो हमने खुल के कही, कुछ हमने इशारों में भी कह दी। ज्यादा चर्चा हम मतलब प्रॉपर वे बाकी से हम वो चीजें कह नहीं सकते। जी, वो हमारा भी एक क्राइटेरिया है। जी बिल्कुल। अगले नहीं कह रहे, अगले ही नहीं कह रहे, तो हम कैसे कह दे। हम पॉलिटिशियन मुख्य रूप से स्वीकार करें तो हम और अच्छी चर्चा करेंगे इन चीजों पर। हम फिर जम के बोल रहे हैं। लेकिन अभी जितनी चर्चा हुई उसके लिए भाई थैंक यू। और आप लोग भी इस वीडियो को आगे बढ़ाना, थोड़ी शेयर वगैरह करना। और राहुल भाई और हमारे बीच में जो चर्चा हुई उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसको भर दो। जी जी जी, वो आईना है, कमेंट बॉक्स हमारी बातचीत का आईना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राम राम भाई। राम राम।